गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में करवाया था रेशो टू द मूविंग एवरेज मेथड। अब हम इसका फोर्थ मेथड करेंगे, लिंक रिलेटिव मेथड। तो मैंने आपको बताया था कि सीजनल वेरिएशंस हमारे 4 मेथड्स के होते हैं। सो दिस इज योर लास्ट मेथड। ठीक है, चलिए देखिए लिंक रिलेटिव मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना है, क्या पॉइंट्स होते हैं, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहली चीज लिंक रिलेटिव मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंक बनाना है और उसके बाद आपको चेन बनानी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो हम इसको 2 तरीके से कर 2 टाइप्स होते हैं, नॉट टाइप्स, हम 2 स्टेप्स बोलते हैं कि पहले हम उसका लिंक बनाएंगे फिर हम उसको चेन बनाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दिस मेथड ऑल्सो नोन एज द पियर्सन मेथड इज बेस्ड ऑन एवरेजिंग द लिंक रिलेटिव। ये किस पर बेस्ड होता है हमारा, हमें एवरेज निकालना होता है लिंक रिलेटिव का। लिंक रिलेटिव इज द वैल्यू ऑफ वन सीजन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग सीजन। तो लिंक रिलेटिव हमारा बेसिकली क्या है कि वो एक वैल्यू है किस चीज की, कोई भी एक सीजन की, विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ, जो हमारा किस वे में एक्सप्रेस होता है, परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रीसीडिंग सीजन। जो हमारा प्रीसीडिंग सीजन होता है उसकी परसेंटेज में। सो हेयर द वर्ड सीजन रेफर्स टू द टाइम पीरियड। सीजन का मतलब क्या है, जो हमारा टाइम पीरियड होता है। जैसे कि समर्स का हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, 4-5 मंथ्स हमारे समर्स के होते हैं, विंटर्स के होते हैं। तो वो एक टाइम पीरियड कि वो हमारा जो सीजन है वो एक टाइम पीरियड बताता है। इट वुड मीन मंथ फॉर मंथली डाटा, क्वार्टर फॉर क्वार्टरली डाटा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है, मंथ हमारा मंथली डाटा बताता है, क्वार्टर हमारा क्वार्टरली डाटा बताता है। थस फॉर मंथली डाटा के लिए हम लिंक रिलेटिव में फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, करंट मंथ वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रीवियस मंथ वैल्यू इनटू 100। कि अगर मुझे लिंक रिलेटिव निकालना है मंथ्स के अकॉर्डिंग तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ स्टेप्स देखते हैं कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना होता है। The steps involved in this method may be summed up as follows. फर्स्ट क्या है, कन्वर्ट द ओरिजिनल डाटा इनटू लिंक रिलेटिव। जो भी हमें ओरिजिनल डाटा गिवन होगा सबसे पहले आपको उसको लिंक रिलेटिव में कन्वर्ट करना है बाय द फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले से बेटा, दिस वन। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड में वो कह रहे हैं एज इन द केस ऑफ रेशियो टू द ट्रेंड मेथड द एवरेज द लिंक रिलेटिव फॉर ईच मंथ या फिर क्वार्टर ऑफ द डाटा आर मंथली या फिर क्वार्टरली। सो मीन एंड मीडियन में भी यूज फॉर एवरेजिंग। तो हम मीन या मीडियन का यूज करते थे एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, सो यहाँ भी बेसिकली हमने यही करना है, मीन या मीडियन का हमने यूज करना है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कन्वर्ट द एवरेज, मीन या फिर मीडियन जिसे भी हम कैलकुलेट करेंगे, लिंक रिलेटिव इनटू द चेन रिलेटिव। मैंने क्या बताया था कि पहले हमें लिंक रिलेटिव करना है, यानी कि हमें पहले लिंक बनाना है और उसके बाद चेन। तो जब मैं लिंक बना लूंगी उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करना है चेन रिलेटिव में ऑन द बेस ऑफ द फर्स्ट सीजन। बेस क्या होगा हमारा, फर्स्ट सीजन। सो चेन रिलेटिव फॉर एनी सीजन इज ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग द लिंक रिलेटिव ऑफ दैट सीजन बाय द चेन रिलेटिव ऑफ द प्रीसीडिंग सीजन एंड डिवाइडिंग बाय 100। तो हमें बेसिकली चेन रिलेटिव कैसे बनाना है, पहले हम लिंक रिलेटिव लेंगे सीजन का और चेन रिलेटिव लेंगे प्रीसीडिंग सीजन का और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बेटा ये रहा आपका फॉर्मूला, CR यानी कि चेन रिलेटिव फॉर एनी सीजन। फॉर्मूला क्या होगा, आपको लिंक रिलेटिव लिखना है सीजन का और चेन रिलेटिव लिखना है प्रीसीडिंग सीजन का डिवाइडेड बाय 100। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो चेन रिलेटिव होता है फर्स्ट सीजन का वो हमेशा हम 100 लेकर चलेंगे। ठीक है ना, ये हमारा एज्यूमिंग है कि हमेशा हम उसको 100 लेकर चलेंगे। सो फॉर द मंथली डाटा द चेन रिलेटिव फॉर द फर्स्ट सीजन दैट इज जनवरी, हमेशा हमारा फर्स्ट वाला मंथ कौन सा होता है, जनवरी, दैट इज टेकन टू बी 100। तो हम उसको बेसिकली क्या लेकर चलेंगे, 100 लेकर चलेंगे। तो अगर मैं चेन रिलेटिव जनवरी, मार्च अप टू दिसंबर तक का निकालूंगी तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यही सेम फॉर्मूला है ना, तो फरवरी के लिए निकाल रही हो तो लिंक रिलेटिव फेब का होगा और चेन रिलेटिव जनवरी का होगा डिवाइडेड बाय 100। जब मार्च का करेंगे तो लिंक रिलेटिव मार्च का और चेन रिलेटिव हमारा फेब का होगा डिवाइडेड बाय 100 अप टू दिसंबर।
So now by taking this December value as a base, a new chain relative for January can be obtained. तो हम क्या करेंगे, हमें देखो हमने जनवरी को 100 मान के चले थे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू चेन रिलेटिव बना रहे हैं जनवरी का, क्योंकि जनवरी हम 100 मान के चले थे, हमें उसका भी तो सीआर पता होना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगी, जब दिसंबर तक का सारा चेन रिलेटिव फाइंड आउट कर लूंगी तो एक न्यू सीआर लूंगी जनवरी के लिए। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिंक रिलेटिव ऑफ जनवरी इनटू चेन रिलेटिव फॉर द दिसंबर, यानी कि लिंक रिलेटिव फॉर द फर्स्ट एंड सीआर फॉर द लास्ट डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, चेन रिलेटिव आ जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल में प्रैक्टिकली बताऊंगी कि हम इस फॉर्मूले का यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन, दिस एडजस्टमेंट इज डन बाय सब्ट्रैक्टिंग अ करेक्शन फैक्टर फ्रॉम ईच चेन रिलेटिव। हमें क्या करनी है, जब हम चेन रिलेटिव मतलब हमें जो एडजस्टमेंट करनी है चेन रिलेटिव के लिए, तो हम बेसिकली कैसे करते हैं, जब मैं माइनस करती हूँ करेक्शन फैक्टर के लिए। तो हमने करेक्शन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने उसको डी से डिनोट किया है। फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड न्यू सीआर फॉर जनवरी। देखो यहाँ जो फाइंड करोगे ना इस वाले फॉर्मूले से, उसको माइनस करना है 100 के साथ और डिवाइड करना है 12 के साथ। ठीक है, बाकी फॉर द फरवरी मार्च दिसंबर तक के लिए कैसे करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट है, फाइनली एडजस्ट द करेक्टेड चेन रिलेटिव टू द टोटल 1200 बाय एक्सप्रेसिंग द करेक्टेड चेन रिलेटिव एज परसेंटेज ऑफ देयर अर्थमेटिक मीन। तो फाइनली हमें एडजस्ट करना है करेक्टेड चेन रिलेटिव को किसके साथ, हमारा टोटल है 1200, तो हमने क्या करना है, उसकी परसेंटेज निकालें बाय देयर अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को बेसिकली मैं हर एक स्टेप को एग्जाम्पल में आपको प्रॉपर समझाऊंगी। चलिए अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखिए, ये बहुत आसान है। जैसे द लिंक रिलेटिव एवरेज टुगेदर कंटेन बोथ द ट्रेंड एंड द साइक्लिक कंपोनेंट। मतलब जो लिंक रिलेटिव है वो एवरेज की तरह है कि मतलब दोनों को साथ ही लेकर चलता है, ट्रेंड को भी और साइक्लिक को भी। Although the trend is subsequently eliminated by applying the correction, the method is effective only if the growth is of constant amount or constant rate। यानी कि जो assumption होगा हमारा लीनियर ट्रेंड का, वो हमारा क्या होगा यहाँ पर वैलिड होगा। ठीक है, सेकेंडली वो हमें कह रहा है, तो नॉट सो सिंपल एज अ मूविंग एवरेज मेथड और सो रेडली adaptable as others to the construction of some or more complex types of seasonal movements, so the actual computation of the link relative method are much less extensive। वो कह रहा है कि जैसे हमारे अलग अलग टाइप्स के सीजनल मूवमेंट्स होते हैं, काफी टाइप के हमारे सीजनल मूवमेंट्स होते हैं, काफी मतलब हाई वाले भी होते हैं, तो जो हमारा लिंक रिलेटिव मेथड है वो थोड़ा कम मतलब सेटिस्फाई कर पाता है। तो ये हमारा इतना ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, सेटिस्फैक्ट्री मेनली हमारा मूविंग एवरेज मेथड होता है, तो ये थोड़ा हमारा उसके लेस होता है। थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है, दिस मेथड यूटिलाइज द डाटा मोर कम्प्लीटली देन मूविंग एवरेज मेथड। तो इसमें बेसिकली हमारा जो सारा डाटा है वो यूटिलाइज हो जाता है मूविंग एवरेज मेथड के कंपैरिजन में, एज देयर इज लॉस ऑफ ओनली वन लिंक रिलेटिव। यानी कि इसमें हम सिर्फ एक ही लिंक रिलेटिव का लॉस करते हैं, अदरवाइज हमारा हर एक डाटा इसमें यूज होता है। So while in case of moving average method we are deprived of some of the values in the beginning and at the end। देखो आपने एग्जांपल में देखा था ना मूविंग एवरेज मेथड के कि हमारे स्टार्टिंग की वैल्यूज भी कैंसिल हो गई थी और लास्ट वाली भी, तो हम काफी सारा जो वहाँ पे डाटा होता है वो हम लैग कर जाते हैं। तो जो लिंक रिलेटिव वाला मेथड होता है उसमें हम लैग नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू होती है जिसे हम लैग करते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारा डाटा सारा यूटिलाइज हो जाता है, तो उसके लिए हमारा ये मेथड अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2.19। कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस बाय द लिंक रिलेटिव मेथड फॉर द एडजॉइनिंग डाटा रिलेटिंग टू द एवरेज क्वार्टरली प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी फॉर द 5 ईयर्स। हमें यहाँ पर सीजनल इंडिसेस करना है बाय दिस मेथड, लिंक रिलेटिव मेथड। ठीक है, चलिए कैसे करना है, देखो हमें क्वार्टर्स बताए हैं, ये हमारे ईयर्स हैं और क्वार्टर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ हमारा सारा डाटा गिवन है। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करना है, देखिए बेटा ये मैं रजिस्टर पे सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा मतलब वैल्यूज इसमें बार बार देखनी पड़ती हैं, तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए हमें टेबल बनानी है, कंप्यूटेशन ऑफ सीजनल इंडिसेस बाय द लिंक रिलेटिव मेथड।
देखो यहाँ ईयर्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने क्वार्टर्स लिखे हैं। हमें सबसे पहले लिंक रिलेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, जो हम लिंक रिलेटिव बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है वो हमें छोड़ना होता है। क्यों छोड़ना होता है? क्योंकि लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला देखो अभी मैंने बताया था ना, क्या होता है, करंट मंथ वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रीवियस मंथ वैल्यू। अब आप ये देखो, यहां अगर मैं 1996 की बात करती हूँ, देखो करंट ईयर वैल्यू तो है पर प्रीवियस ईयर वैल्यू तो है ही नहीं ना, यानी कि मुझे 95 की वैल्यू चाहिए और 95 की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं इसकी पहले वाली वैल्यू को यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। समझ आई मेरी बात? चलो अब मैं सेकेंड क्वार्टर की बात कर रही हूँ। कौन सी ईयर में? 96 में। चलो देखो ये रहा 96 में सेकेंड क्वार्टर, ये रहा सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू कितनी है? 26। तो आपको यहाँ क्या फॉर्मूला लगाना है? 26 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। क्लियर है बेटा? चलो तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 86.7। ठीक है बेटा, चलो एक काम करते हैं, मैं ये रजिस्टर पे बता देती हूँ। ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना मुझे भी अब उस पे बुक में बताना। चलो देखो यहाँ पर देखो, ये आपको ईयर्स गिवन है, ये आपको क्वार्टर्स गिवन है क्वेश्चन। ठीक है ना, मैंने ये लिख लिया है यहाँ पे, ये आपको क्वार्टर्स गिवन है, ये आपको ईयर्स गिवन है। अब मुझे यहाँ पर लिंक रिलेटिव बनाना है। ठीक है, चलो लिंक रिलेटिव के लिए पहले मैंने क्या बताया है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? करंट वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय द प्रीवियस वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे कर रही हूँ? करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रीवियस वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 1996 में फर्स्ट क्वार्टर जो है, इसमें इसकी प्रीवियस वैल्यू तो नहीं दे रखी, क्योंकि मुझे प्रीवियस वैल्यू किसकी चाहिए होगी? 1995 की, या फिर इससे पहले वाले क्वार्टर की, तो वो वैल्यू तो है ही नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ठीक है, चलो अब 1996 में सेकेंड क्वार्टर पर आ जाओ। कितनी वैल्यू है? 26। तो फॉर्मूले में करंट वैल्यू, देखो करंट अभी यही है ना सेकेंड क्वार्टर का 1996 में, डिवाइडेड बाय द प्रीवियस वैल्यू इंटू 100। प्रीवियस वैल्यू कौन सी बेटा? आपकी 30। ठीक है, तो 26 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। चलो अब थर्ड क्वार्टर पर आओ। थर्ड क्वार्टर पर क्या होगा? 22 डिवाइडेड बाय 26। तो ये क्या हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 100। फोर्थ क्वार्टर में क्या होगा? 36 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा 1996 के लिए चारों क्वार्टर हो गए। अब मैं 1997 पर जा रही हूँ। 1997 पे मेरा फर्स्ट क्वार्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में वैल्यू कितनी है? 35। अब इसकी प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर यही तो होगा ना। देखो 97 का प्रीवियस ईयर 96 है, लेकिन 96 की हम लास्ट वैल्यू ही तो प्रीवियस मानेंगे ना, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्वार्टर तो हमारे स्टार्टिंग के हैं, हमें तो लास्ट वैल्यू लिखनी होती है। तो 97 की अगर फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू 35 है, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या होगी? 1996 का फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी? 35 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100। बेटा ये आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करी हूँ, तो ये सॉल्व करके आपको ये वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट क्या होगा? 28 डिवाइडेड बाय 35। 28 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100। नेक्स्ट क्या होगा? 22 डिवाइडेड बाय 28। 22 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100। नेक्स्ट 36 डिवाइडेड बाय 22। 36 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है आपका 98। देखो 98 ये रहा, 98 का फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू कितनी है? 31। प्रीवियस ईयर के लिए हम क्या लगाएंगे? 36। तो आप यहाँ पर बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू इंटू 100। तो ये आपका करंट वैल्यू है, ये आपकी प्रीवियस वैल्यू है। तो आपका 98 में क्या आएगा? 31 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100। तो आपको इस अकॉर्डिंगली ये सारी वैल्यूज को लिखना है। ठीक है, तो बेटा आपको ये वाला सारा डाटा मिल जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? चलो इसके बाद हमें टोटल करना है, टोटल ऑफ LR। हम क्वार्टर वाइज करेंगे। देखो इसकी 4 वैल्यूज है ना, इनका सम कर लोगे ना आप, कितना आ गया? 393। फिर इसका सम करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर थर्ड क्वार्टर का सम करेंगे, देखो इस सब का सम करेंगे, ये आ जाएगा। इनका सम करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है,
एवरेज आपको पता ही, एवरेज सिंपल है। देखो यहाँ पर 4 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4, तो आपको 393 को डिवाइड करना है 4 के साथ। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो आपको इसको डिवाइड करना है 5 के साथ, तो आपको एवरेज मिल जाएगा लिंक रिलेटिव का। देखो सबका एवरेज आ गया ना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, चेन रिलेटिव। चेन रिलेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने क्या बोला था, देखो जब चेन रिलेटिव मैंने आपको स्टेप्स में पढ़ाया था कि हम जो फर्स्ट मतलब क्वार्टर या फिर हम ईयर की बात करें हैं या मंथ की बात करें हैं, जो भी हमारा फर्स्ट सीजन होगा उसको हमेशा हम 100 लेकर चलेंगे इन चेन रिलेटिव। तो मैंने फर्स्ट क्वार्टर को यहाँ पर 100 खुद से सपोज किया है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में हमें क्या लिखना है, लिंक रिलेटिव फॉर द सीजन, फॉर दैट सीजन इनटू चेन रिलेटिव फॉर द प्रीवियस सीजन। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लिंक रिलेटिव लिखा है सेकेंड क्वार्टर का और चेन रिलेटिव लिखा है फर्स्ट क्वार्टर का, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये क्या कहते हैं, चेन रिलेटिव फॉर द सेकेंड क्वार्टर इनटू लिंक रिलेटिव फॉर द थर्ड क्वार्टर। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आप लिंक रिलेटिव लिखोगे वो तो आपको सेम क्वार्टर का लिखना है, और जो आप चेन रिलेटिव लिख रहे हो वो आपको प्रीवियस क्वार्टर का लिखना है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100। मैं आपको फॉर्मूला चाहे दिखा देती हूँ, ये देखो आपका फॉर्मूला, लिंक रिलेटिव फॉर दैट सीजन एंड CR फॉर द प्रीसीडिंग सीजन, यानी कि प्रीवियस सीजन, ठीक है। सो फिर हमारा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चेन रिलेटिव फॉर द प्रीवियस एंड लिंक रिलेटिव फॉर द सेम सीजन। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, चेन रिलेटिव आ गया, ठीक है। सिंपल था ना ये, तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, एडजस्टेड चेन रिलेटिव। देखो एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ना यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, समझ आ रही है मेरी बात। तो अभी हम ये टेबल को छोड़ते हैं, अभी इस टेबल में जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्ट लिखी हुई हैं, वो हमारी वैल्यूज कहाँ से आई हैं वो हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, क्लियर है बेटा। तो एडजस्टेड चेन रिलेटिव हमें यहाँ थ्योरी में दिया हुआ है। चलो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेप। ये वाले स्टेप की एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ दी हुई है, क्या है देखो, द न्यू सेकेंड CR फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इज। अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए न्यू चेन रिलेटिव फाइंड आउट करती हूं तो उसका मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिंक रिलेटिव फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इनटू द चेन रिलेटिव फॉर द लास्ट क्वार्टर, ठीक है ना। चलो देखो वैल्यूज देखो बेटा हम कैसे पुट कर रहे हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, देखो इन्होंने ना वैल्यूज आगे पीछे लिखी हुई हैं, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। देखो पहले हमें चेन रिलेटिव लिखा हुआ है इन्होंने, चेन रिलेटिव ऑफ द लास्ट फोर्थ क्वार्टर। देखो चेन रिलेटिव ये रहा, चेन रिलेटिव का लास्ट क्वार्टर ये रहा, कितना है 105.4, तो यहाँ पे क्या आएगा 105.4 इंटू लिंक रिलेटिव ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा लिंक रिलेटिव, लिंक रिलेटिव कितना है 98.25, तो यहाँ क्या आएगा 98.25 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 103.5। क्लियर है बेटा, फॉर्मूला यही अप्लाई हो रहा है, बस उन्होंने CR की वैल्यू पहले लिख दी और LR की वैल्यू बाद में लिख दी, ठीक है ना। चलिए तो आपके पास न्यू सेकेंड CR फॉर द फर्स्ट क्वार्टर कितना आ गया 103.5। इसके बाद अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, करेक्शन फैक्टर। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं 1/12 से करते हैं, लेकिन तब अगर हम मंथली का करें, यहाँ हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं, क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो मैं 4 से डिवाइड करूंगी, ठीक है ना। यहाँ किसकी वैल्यू आएगी, जो अभी आपने न्यू सेकेंड CR की वैल्यू निकाली है, क्या 103.5, उसको हमेशा माइनस करना है 100 के साथ। फॉर्मूला है ना, देखो ये रहा, ठीक है ना। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला मैंने स्टेप्स में बताया था, तो यहाँ मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, -100 करना है किससे, न्यू CR से। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ गई 0.875, तो ये है आपकी फर्स्ट वैल्यू। सो जो एडजस्टेड चेन रिलेटिव है हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इन वैल्यूज के साथ। तो पहली क्या आ गई 0.875। तो देखो जो एडजस्टेड CR निकालना, देखो ये तो 100 है, ये तो 100 ही रहेगा क्योंकि हमने तो ये आपसे एजम्पशन ली हुई है, तो ये तो हमारा सेम रहेगा, नो चेंज।
जब मैं सेकेंड क्वार्टर में आऊंगी तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने चेन रिलेटिव फाइंड आउट किया है ना 93.22, मैंने उसको माइनस करना है किसके साथ, जो अभी आपने करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट किया है, क्या 0.875। तो मैंने चेन रिलेटिव को माइनस किया है करेक्शन फैक्टर के साथ, माइनस करके वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे थर्ड क्वार्टर के लिए चाहिए। थर्ड क्वार्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आई है ना, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों किया, क्योंकि यहां हमारे पास क्या हो गया, ये तो पहले वाला है। अब मैं नेक्स्ट टर्म के लिए करूंगी तो अगर मैं इस वाली टर्म की 2 से मल्टीप्लाई करती हूं तो वही हमारा न्यू मतलब करेक्शन फैक्टर आ जाएगा फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। तो आपको जो सिंपली क्या करना है, जो भी करेक्शन फैक्टर आएगा ना उसकी जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेक्स्ट वाले के लिए हमारा कंसिडर हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो और नेक्स्ट वाले के लिए कंसिडर हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है ना, फ्रॉम द चेन रिलेटिव ऑफ द सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ क्वार्टर्स रेस्पेक्टिवली, कि जो भी करेक्शन फैक्टर आएगा उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारा नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो देखो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है 1.75। तो हमने थर्ड क्वार्टर में क्या किया, जो चेन रिलेटिव वैल्यू थी 76.95, मैंने उसको माइनस किया किसके साथ, इस वाली वैल्यू के साथ 1.75। ठीक है। जब मैं फोर्थ क्वार्टर की बात करी हूं तो उसकी चेन रिलेटिव कितना था 105.4, माइनस करोगे किसके साथ, जब आपने वही सेम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया और वैल्यू आएगी 2.625। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास किनकी वैल्यूज आ गई, एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमें लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, सीजनल इंडिसेस। सीजनल इंडिसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो उसको भी उन्होंने नीचे सॉल्व करके बताया है। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले आपको ना एवरेज निकालनी है एडजस्टेड चेन रिलेटिव की। देखो ये जो वैल्यूज निकाली है ना 100, 92.345, 75.2, 102.775, सबका सम करेंगे और 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो वैल्यू कितनी आ गई 92.58। तो जो हमें सीजनल इंडिसेस निकालनी है तो सीजनल इंडिसेस का फॉर्मूला है एडजस्टेड CR डिवाइडेड बाय 92.58 यानी कि एवरेज इंटू 100। तो आपने इस फॉर्मूले में एक एक करके वैल्यू पुट करनी है तो आपको क्या मिल जाएगा, सीजनल इंडिसेस। क्लियर है बेटा सबको। तो ये है आपका टॉपिक। दोबारा देखो सीजनल इंडिसेस में सबसे पहले क्या, एडजस्टेड CR, एडजस्टेड CR क्या है 100 डिवाइडेड बाय 92.58 इंटू 100, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 108.02। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा एडजस्टेड CR, सेकेंड क्वार्टर में क्या आएगा 92.345 डिवाइडेड बाय 92.58 इंटू 100। इस फॉर्मूले से आपको सीजनल इंडिसेस ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है गर्ल्स। चलिए तो ये आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको सब कुछ चेक करना है कि सारी वैल्यूज ठीक है या नहीं। फिर भी अगर किसी को इस एग्जाम्पल में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है। चलिए अब आपका जो ये थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का ये आपका लास्ट टॉपिक है, डीसीजनलाइजेशन ऑफ डाटा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सीजनलाइजेशन वेरिएशन क्या होती हैं, जो सीजन्स के अकॉर्डिंगली मतलब चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, तो उनको हम बोलते हैं सीजनल वेरिएशंस। और अगर कोई भी वेरिएशन सीजन्स के अकॉर्डिंग नहीं आती तो वो हमारा क्या हो जाता है, डीसीजनलाइजेशन ऑफ डाटा। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। As already pointed out, the objective of studying seasonal variation that is to measure them, पहले हम उनको measure करते हैं, then हम उनको eliminate करते हैं from the given series. So the elimination of the seasonal effect from the given values is termed as deseasonalization of the data. यानी कि जब हम elimination करते हैं seasonal effects को अपने given values में तो उनको हम क्या बोलते हैं, deseasonalization of data. It helps us to adjust the given time series for the seasonal variation. ये हमारे किस चीज में हेल्प करता है कि एडजस्टमेंट हमारी अच्छी हो जाती है टाइम सीरीज में सीजनल वेरिएशंस के लिए. So thus leaving us with trend component, cyclic and irregular movement, assuming multiplicative model of the time series, so the deseasonalized values are obtained on dividing the given values by the corresponding indices of the seasonal variation. कि
अगर मैं डीसीजनलाइज्ड डाटा करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, y को डिवाइड करती हूँ s के साथ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, TCSI डिवाइडेड बाय S, यानी कि सीजनल वेरिएशन। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, ट्रेंड, साइक्लिक एंड इरेगुलर। तो वो हमारा क्या होता है, डीसीजनलाइज्ड डाटा। सो डीसीजनलाइजेशन इज स्पेशली नीडेड फॉर द स्टडी ऑफ द साइक्लिक कंपोनेंट। ये बेसिकली हम किसके लिए पढ़ते हैं, साइक्लिक कंपोनेंट के लिए। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर द बिजनेस एंड द मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव फॉर प्लानिंग फ्यूचर प्रोडक्शन प्रोग्राम। ये हमारा किस चीज के लिए हेल्प करता है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। सो फॉर फोरकास्टिंग एंड मैनेजरियल कंट्रोल, मतलब बेसिकली ना फोरकास्टिंग के लिए, मैनेजरियल कंट्रोल के लिए हम यहाँ पर डीसीजनलाइज्ड को यूज करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। फॉर एग्जाम्पल, if the values are not adjusted for seasonality, then seasonal upwings या फिर downwings may be misinterpreted as periods of boom and prosperity or depression in the business। कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज है वो अच्छे से एडजस्ट नहीं होती हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली हमारा क्या होती है, काफी चीजें अप एंड डाउन में आ जाती हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कोई भी शॉप है, अगर वो सीजन के अकॉर्डिंगली अपना जो भी आइटम्स होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं लाएंगे, तो ऑब्वियसली उनके में जो भी उनकी इनकम होती है, जो भी सेल्स होती है, उसमें अप एंड डाउन आएंगे। तो सेम लाइक कि अगर हमारी जो वैल्यूज है वो एडजस्ट नहीं होती हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग, तो काफी ज्यादा मिस इंटरप्ट भी हो जाता है और डिप्रेशन इन द बिजनेस में ऑब्वियसली डिप्रेशन होता है, ठीक है। चलिए, एक ही रिमार्क है इसमें, वो हमें बोल रहा है, इन केस ऑफ एब्सोल्यूट सीजनल वेरिएशन the deseasonalized values are obtained on subtracting the seasonal variation from the given values। अगर मैं given values में से seasonal को माइनस करती हूँ तो हमें deseasonalized डाटा मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 2.20 बहुत आसान है, सबसे आसान एग्जाम्पल है। कैसे करेंगे, देखो, अ फर्म एस्टिमेट्स इट्स सेल फॉर अ पर्टिकुलर ईयर टू बी ₹24 lakh। So the seasonal indices for sales are given in the table. Using this information, calculate the estimate of the monthly sales of the firm. Assume that there is no trend। देखो, हमें बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है और एस्टिमेट लगाना है अपनी मंथली सेल्स की, जिसमें कि उन्होंने हमें मंथ्स और उनकी सीजनल इंडेक्स गिवन है, और हमें मानना है कि इसमें हमारी कोई भी ट्रेंड वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलो, कैसे करेंगे, देखो, बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद से भी समझ आ जाएगा। देखो, सीजनल इंडिसेस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज एंड इट मे बी वेरीफाइड दैट द टोटल ऑफ ऑल द सीजनल इंडिसेस इज 1200। देखो, हमारे पास यहाँ पर 12 मंथ्स है ना, ठीक है, तो उनका टोटल हमारा कितना होगा, 1200, क्योंकि हम मंथ की बात कर रहे हैं। चलो, पहले हम टेबल बनाते हैं। ये मंथ्स हमें गिवन है, उनकी सीजनल इंडेक्स ऑलरेडी हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीजनल इफेक्ट। तो जो सीजनल इफेक्ट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, सीजनल इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। तो जब भी मुझे सीजनल इफेक्ट निकालना होगा, सिंपल है, जो भी आपको सीजनल इंडेक्स गिवन होंगे उनको डिवाइड करना है 100 के साथ। सिंपल है, 75/100, 80/100, 98/100, इन सारी वैल्यूज को आपको 100 के साथ डिवाइड करना है, तो आपको ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। इनका सम और इनका सम करना है, ठीक है। फिर मुझे क्या निकालना है, एस्टिमेटेड सेल्स। एस्टिमेटेड सेल्स के लिए पहले यहाँ पर देखो ये वैल्यूज पढ़नी है। द ईयरली सेल्स बीइंग ₹24 lakh। वो हमें कह रहा है कि जो मेरा ईयरली सेल्स है वो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है ना, 24 lakh। सो द एस्टिमेटेड मंथली सेल्स फॉर अ स्पेसिफाइड मंथ विल बी ₹2 lakh। अगर मैं 24 lakh को डिवाइड करती हूँ 12 के साथ, ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, मैं रजिस्टर पे करती हूँ। अगर आप 24 लाख को डिवाइड करते हो 12 के साथ, कितना आता है, 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगर ईयरली की बात करें तो 24 लाख है, मंथली की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो हमने इस 2 लाख से एस्टिमेटेड सेल्स फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो, एस्टिमेटेड सेल्स रुपीज लाख में आपको फाइंड आउट करनी है। देखो 2 लाख है ना, तो हमें लाख में फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जो सीजनल इफेक्ट आया है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ।
2 के साथ इसलिए करें, वैसे हमें 2 लाख के साथ करना है, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 2 लिखा है क्योंकि हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये हमारा लैक्स में मतलब काउंट हो रहा है, ठीक है ना। सो आपको 0.75 इंटू 2, 0.80 इंटू 2, 0.98 इंटू 2, ऐसे करके आपको ये सारा डाटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, एस्टिमेटेड सेल्स। फिर इन सब का टोटल करके कितना आ गया, 24.00। देखो 24 लाख ही था ना, तो हमारा यहाँ पे जो एस्टिमेट आ गया वो बिल्कुल ठीक आ गया है। तो ये आपका क्या हो गया है, एस्टिमेट ऑफ द मंथली सेल्स, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल है 2.21, ये आपको सॉल्व करना है। ये लास्ट एग्जाम्पल है आपकी यूनिट का, सॉरी नहीं, इसके बाद 2 हैं, एक तो आपका एग्जाम्पल 2.21, एक एग्जाम्पल है 2.22। दोनों सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करना है, पेज नंबर 2.54। तो बेसिकली आपकी जो ये 3rd यूनिट है बेटा, वो सिर्फ यहीं तक है, 2.54 तक, और यहाँ आपकी यूनिट 3rd खत्म होती है, ठीक है। इसके आगे का पार्ट हमें नहीं करना है, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये आपको सॉल्व करने हैं। इजी है इसलिए आपके लिए छोड़ रही हूँ, अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इनकी भी वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँगी, ठीक है बेटा। चलो एक चीज़ और, मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपको जो लेक्चर भेजा था उसमें आपको एक ये टॉपिक था मूविंग एवरेज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, पेज नंबर 2.33 पर। तो बेटा ये वाला जो टॉपिक है आपका, यहाँ से ये टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी जब मैं आपकी 4th यूनिट खत्म करा दूंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको ये स्किप कराया हुआ है, ठीक है। इसका रीजन है स्किप कराने का, तो एक्चुअली ये थोड़ा कंफर्म करना है कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है या नहीं, तो इसलिए अभी मैं इसको स्किप करा रही हूँ। तो पहले मैं आपको कल से 4th यूनिट कराऊंगी, 4th यूनिट जब आपकी खत्म हो जाएगी उसके बाद ये टॉपिक कराऊंगी, अगर ये इंक्लूडेड हुआ तो। नहीं होगा तो हम ये नहीं करेंगे, इंक्लूडेड होगा तो ये मैं आपको 4th यूनिट के बाद कराऊंगी। तो आज आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू मेक नोट्स, प्रॉपर नोट्स, और अगर पूरी यूनिट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।